प्रिय छात्रों, आज मैं प्लेटो के राजनीतिक विचारों के अध्ययन के क्रम में प्लेटो के शिक्षा संबंधी विचार का विश्लेषण करूंगा। वास्तव में प्लेटो यह मानता है कि शिक्षा प्रत्येक वर्ग को उसके अपने कर्तव्य का ज्ञान कराती है, जिसके फलस्वरूप आदर्श राज्य में न्याय की भावना जागृत होती है। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक के 4 खंडों में शिक्षा पद्धति की विवेचना किया है। इससे स्पष्ट होता है कि प्लेटो किसी राज्य के लिए शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण मानता है। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का कई दृष्टियों से महत्व होता है। सर्वप्रथम, शिक्षा आत्मा के विकास में सहायक होती है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोल। प्लेटो का यह मत था कि शिक्षा आत्मा को सत्य के मार्ग पर लाकर उसे अपने कर्तव्य का बोध कराती है। वह आत्मा में सत्यम, शिवम और सुंदरम का भाव जागृत करती है। नेटलशिप ने लिखा है कि प्लेटो की शिक्षा का उद्देश्य आत्मचक्षु को प्रकाशोन्मुख करना है, क्योंकि प्लेटो ये मानता है कि शिक्षा व्यक्ति के आत्मा में निहित होती है। प्लेटो ने सामाजिक दृष्टि से भी शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया है। शिक्षा के सामाजिक मूल्यों के प्रति या उसके विकास में शिक्षा का क्या योगदान होता है, प्लेटो इस बात को भली भांति समझता था। शिक्षा व्यक्ति की जो विभिन्नताएं हैं या व्यक्ति व्यक्ति के बीच जो अंतर है, उसको समाप्त कर व्यक्तियों के बीच सामाजिक चेतना को जन्म देती है। माने शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति एक सामाजिक व्यक्ति बनता है। दार्शनिक दृष्टि से भी प्लेटो ने यह माना कि शिक्षा चिरंतर, शाश्वत और अटल सत्य की खोज करती है। माने शिक्षा के माध्यम से ही जो सत्य है उसका अन्वेषण किया जा सकता है। प्लेटो ने राजनीतिक दृष्टि से भी शिक्षा के महत्व का वर्णन किया है। प्लेटो ने राजनीतिक जीवन में सुधार के लिए
शिक्षा को महत्वपूर्ण मानता है। दार्शनिक राजा को प्लेटो ने शिक्षा के माध्यम से ही राज्य में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्रदान किया है। इस प्रकार प्लेटो ने आत्मिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा दार्शनिक इन सभी दृष्टियों से शिक्षा को महत्वपूर्ण माना है। प्लेटो ने जिस शिक्षा सिद्धांत का वर्णन किया है या जिस शिक्षा व्यवस्था का उल्लेख किया है, उसके इन विचारों पर एथेंस और स्पार्टा दोनों की शिक्षा पद्धति का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। प्लेटो ने एथेंस की शिक्षा पद्धति से उसके व्यक्तिगत पहलू तथा स्पार्टा की शिक्षा पद्धति से उसके सामाजिक पहलू को अपनी शिक्षा पद्धति में स्थान प्रदान किया है। प्लेटो ने जिस शिक्षा व्यवस्था का उल्लेख किया है, उस शिक्षा व्यवस्था की कई विशेषताएं दिखाई देती हैं। प्लेटो यह मानता है कि शिक्षा राज्य के द्वारा नियंत्रित होनी चाहिए। प्लेटो स्टेट कंट्रोल्ड एजुकेशन का समर्थन करता है। प्लेटो का यह मत था कि शिक्षा का प्रबंध तथा उसकी व्यवस्था राज्य को करना चाहिए तथा उस पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा, प्लेटो ने इस बात पर बल दिया कि राज्य के द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। माने शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो राज्य के प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुगम हो सके। फॉर द कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ईच एंड एवरी पर्सन, इसकी व्यवस्था स्टेट को करनी चाहिए। प्लेटो ने यह देखा कि सोफिस्ट धन लेकर के शिक्षा प्रदान करते थे, जिससे धनवान व्यक्ति को तो लाभ होता था, लेकिन जो जन सामान्य था वो शिक्षा के लाभ से वंचित रह जाता था। प्लेटो ने शिक्षा के क्षेत्र में एक रूपता तथा सर्वव्यापी शिक्षा पद्धति का समर्थन किया। प्लेटो का मत था कि संपूर्ण राज्य में शिक्षा में एक रूपता होनी चाहिए। माने संपूर्ण राज्य में एक जैसी शिक्षा व्यवस्था प्रदान की जानी चाहिए। किंतु प्लेटो उत्पादक वर्ग की शिक्षा के संबंध में मौन है और केवल सैनिक और शासक वर्ग के लिए शिक्षा का समर्थन करता है।
प्लेटो वह प्रमुख विचारक था जिसने स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान शिक्षा का विचार व्यक्त किया। इक्वल एजुकेशन टू मैन एंड वुमेन। प्लेटो का यह विचार था कि स्त्री और पुरुष समान आत्मा है, अतः शिक्षा की दृष्टि से इनके बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। प्लेटो यह मानता है कि शिक्षा शरीर और मन दोनों के विकास में सहायक होती है। व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए शरीर के गठन तथा उसके मन का उचित प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है। प्लेटो ने शरीर के विकास के लिए व्यायाम तथा मन के विकास के लिए संगीत को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। प्लेटो ने जिस शिक्षा व्यवस्था का उल्लेख किया है उसके अंतर्गत उसने शैक्षणिक पाठ्यक्रम का भी उल्लेख किया है। प्लेटो ने अपनी शिक्षा पद्धति को दो भागों में विभक्त किया है और यह विभाजन अवस्था या उम्र अथवा वर्ग पर आधारित है। शिक्षा व्यवस्था का जो पाठ्यक्रम प्लेटो ने प्रस्तुत किया उसका पहला स्वरूप प्रारंभिक शिक्षा का है, एलिमेंट्री एजुकेशन। प्लेटो का यह विचार था कि प्रारंभिक शिक्षा 6 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक के विद्यार्थियों के लिए होनी चाहिए। प्लेटो ने प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में शरीर के विकास के लिए व्यायाम तथा आत्मा के विकास के लिए संगीत को पाठ्यक्रम में रखा है। प्लेटो का मत था कि बाल्यावस्था में जब बच्चे व्यायाम के योग्य नहीं हैं उस समय उन्हें संगीत की शिक्षा दी जानी चाहिए। संगीत के अंतर्गत प्लेटो ने काव्य, गीत, नृत्य कला, इतिहास, मूर्तिकला, चित्रकला आदि को सम्मिलित किया है। संगीत का तात्पर्य केवल गायन से नहीं है। प्लेटो का मत है कि प्रारंभ में बच्चों का मस्तिष्क
अत्यंत कोमल होता है। अतः संगीत का प्रभाव अस्थायी होता है। ऐसी परिस्थिति में माताओं को काल्पनिक कथाएं एवं कहानियां सुनानी चाहिए। प्लेटो का यह मत था कि सत्यता से परिपूर्ण कहानियां सुनानी चाहिए। बच्चों का रात साहित्य का ही बच्चों को सत्य साहित्य का ही ज्ञान प्रदान करना चाहिए। इस दृष्टि से प्लेटो ने होमर तथा इलियड की कविताएं जो असत्यता पर आधारित हैं, उन पर प्रतिबंध लगाने का समर्थन किया। हम देखते हैं कि भारतवर्ष में भी बच्चों को विभिन्न प्रकार की कहानियों और प्रसंगों के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। इसका प्रचलन आज भी है कि जब बच्चे अपने बुजुर्ग लोगों के संपर्क में आते हैं तो वो तरह तरह की कहानियाँ उनको सुनाते हैं। तो प्लेटो का यह मत था कि ये कहानियाँ भी जो हैं वो सत्य पर आधारित होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि असत्य कहानियाँ जो है वो बच्चों को जो है सुनाई जाएं, क्योंकि इससे उसके ऊपर जो है वो सकारात्मक प्रभाव पड़ने के बजाय नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दूसरा, प्लेटो का यह विचार था कि बच्चों के समक्ष भगवान का जो सत्य स्वरूप है उसका वर्णन करना चाहिए। बच्चों को नर्क का चित्र नहीं देना चाहिए। प्लेटो ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था में उसके अंतर्गत झूठी कविताओं पर प्रतिबंध लगाने का समर्थन किया। प्लेटो का यह विचार था कि कविताओं के माध्यम से जो मनोवेग जागृत होते हैं उनका प्रकोप बढ़ता है और इन वेगों का बुद्धि से कोई संबंध नहीं होता है। प्लेटो ने यह भी माना कि शिक्षा की जो शैली होनी चाहिए वह दुखांत नहीं होनी चाहिए। प्लेटो ने वाद्य यंत्रों जैसे संगीत का प्रभाव जो व्यक्ति के मस्तिष्क पर पड़ता है उसके संदर्भ में यह विचार था कि इसका चयन भी सही रूप से करना चाहिए। माने किस वाद्य यंत्र का चयन करना चाहिए और कौन सा वाद्य यंत्र
बच्चों की शिक्षा के लिए उपयोगी है, इसको भी भली भांति समझ करके ही उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। प्लेटो का मत था कि संगीत में परिवर्तन होने से राज्य का संविधान भी बदल जाता है। उसने कहा कि संगीत के सरगम में परिवर्तन होने से राज्य की जो मूल विधियां हैं वो भी बदल जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में उस पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। प्लेटो ने फ्लूट को एक निकृष्ट वाद्य यंत्र बताया और यह इस बात का वर्णन किया कि नगर वासियों के लिए लीर तथा हार्प एवं ग्रामवासियों के लिए पाइप वाद्य यंत्र को ग्रहण करने पर बल दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार प्लेटो ने लय तथा ताल का भी उल्लेख अपने शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया है। उसका यह विचार था कि संगीत का जो लय तथा ताल है वह साधारण होना चाहिए। अगर लय और ताल का सामंजस्य ठीक से नहीं होता है तो उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ने के बजाय उसका नकारात्मक प्रभाव होगा। प्लेटो के अनुसार शिक्षा के अंतर्गत व्यायाम का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। प्लेटो ने व्यायाम का अर्थ केवल दंड बैठक एवं कसरत करने से नहीं माना है। माने व्यायाम का तात्पर्य केवल दंड बैठक करना और कसरत करना और इससे व्यायाम परिपूर्ण हो जाता है, बल्कि उसका एक बहुत ही बृहद स्वरूप प्रस्तुत किया है जिसके अंतर्गत आहार शास्त्र एवं चिकित्सा शास्त्र दोनों को सम्मिलित किया गया है। प्लेटो ने आहार के अंतर्गत सात्विक भोजन पर बल दिया। उसका यह मत था कि मांस मदिरा का सेवन करने वाले व्यक्ति क्रोधी तथा दुष्चरित्र होते हैं और सात्विक भोजन करने वाले व्यक्ति सज्जन स्वभाव के होते हैं। प्लेटो ने अपने विचारों में अत्यधिक स्वादिष्ट एवं गरिष्ठ पदार्थों के सेवन के विपरीत अपने विचार व्यक्त किया है। माने अत्यंत स्वादिष्ट और गरिष्ठ भोजन ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है, इसका सेवन उसने इसके सेवन का निषेध किया है। प्लेटो ने चिकित्सा शास्त्र के अंतर्गत इस बात पर बल दिया है
कि यह उतना उपयोगी नहीं है। प्लेटो व्यायाम में चिकित्सा शास्त्र का मूलभूत सिद्धांत प्रतिपादित किया है। प्लेटो चिकित्सा के विरुद्ध है। प्लेटो के अनुसार रोगी के मर जाने में ही समाज का कल्याण है। वह डॉक्टर एवं वकील के विरुद्ध है। उसका यह मत था कि यदि उचित भोजन और व्यायाम हो तो चिकित्सा की आवश्यकता नहीं होगी। आज भी नेचुरोपैथी की बात हो रही है। प्राकृतिक चिकित्सा की बात हो रही है। उसके अंतर्गत भी इस बात पर बल दिया जाता है कि अगर व्यक्ति उचित आहार और समुचित व्यायाम करे तो उसको डॉक्टर के पास जाने के लिए ज़रूरत नहीं होगी और वह एक स्वस्थ और एक लंबा जीवन व्यतीत कर सकता है। तो प्लेटो भी इस बात का समर्थन करता था कि व्यक्ति को जो है उचित व्यायाम और उचित आहार, इन दोनों को जो है अपने जीवन में धारण करना चाहिए। प्लेटो ने अपनी शिक्षा पद्धति में चरित्र निर्माण एवं सादगी पर बल दिया है। यदि अच्छा चरित्र नहीं विकसित होता है और व्यक्ति में सादगी नहीं जन्म लेती है तो इसका मतलब उसकी जो शिक्षा है वो कहीं न कहीं अपूर्ण है। प्लेटो का मत है कि प्रारंभिक शिक्षा काल में एक परीक्षा होगी और इस परीक्षा में जो छात्र उत्तीर्ण होंगे वे छात्र उच्च शिक्षा के अधिकारी होंगे और जो अनुत्तीर्ण हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, वे छात्र राज्य में उत्पादक वर्ग एवं सैनिक वर्ग का निर्माण करेंगे। तो इस तरह का एक पाठ्यक्रम और उस पाठ्यक्रम को ग्रहण करने की आयु सीमा तथा उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत किन किन विषयों की शिक्षा दी जानी चाहिए, इसका वर्णन प्लेटो ने बहुत ही बृहद रूप में अपनी पुस्तक रिपब्लिक में किया है। प्लेटो की जो शिक्षा व्यवस्था है उसका जो दूसरा सोपान है वो उच्च स्तरीय शिक्षा या हायर एजुकेशन की अवधारणा है। प्लेटो का यह विचार था कि प्रारंभिक शिक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्र 20 से 35 वर्ष तक विज्ञान एवं दर्शन का अध्ययन करेंगे। प्लेटो ने इस बात का वर्णन किया कि प्रारंभिक शिक्षा में विद्यार्थियों को भावनात्मक तथा कल्पनात्मक रूप में कला के माध्यम से सत्य का ज्ञान कराया जाता है, लेकिन जो उच्च स्तरीय शिक्षा काल है उसके अंतर्गत विज्ञान एवं तर्क के आधार पर सत्य की खोज की शिक्षा प्रदान की जाती है। इस स्तर पर प्लेटो ने विज्ञान, दर्शन एवं द्वंद्वात्मकता को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। प्लेटो का यह विचार था कि 20 से 30 वर्ष की आयु तक विज्ञान की शिक्षा पर बल दिया जाए।
प्लेटो यह स्पष्ट करता है कि विज्ञान जहाँ व्यक्ति को चिंतन सिखाता है, वहीं दूसरी ओर सत्य के विचार को समझने में सहायक भी होता है। गणित व्यक्ति को दर्शन की ओर प्रेरित सत्य के विचार को समझने में मदद करती है। प्लेटो की अकादमी में प्रवेश द्वार पर यह अंकित था कि गणित का ज्ञान रखने वाले ही इसके या इसमें प्रवेश के अधिकारी होंगे, और इसके अंतर्गत प्लेटो ने भूमि शास्त्र तथा नक्षत्र विद्या और हार्मोनिक्स के अध्ययन पर बल दिया। माने उसका यह विचार था कि इसके अंतर्गत जो है भूमि शास्त्र तथा नक्षत्र विज्ञान का अध्ययन किया जाना चाहिए। प्लेटो ने यह स्पष्ट किया कि 30 से 35 वर्ष की जो उम्र है, इसके अंतर्गत दर्शन के ज्ञान पर बल दिया जाना चाहिए, और वह स्पष्ट करता है कि दर्शन के ज्ञान से ही व्यक्ति के अंदर विवेक का विकास होता है। ऐसी स्थिति में प्लेटो ने 30 से 35 वर्ष की उम्र तक विद्यार्थियों को द्वंद्वात्मकता की शिक्षा पर बल दिया। प्लेटो यह स्पष्ट करता है कि दर्शन सत्य के विचार की व्याख्या करता है। प्लेटो 35 वर्ष की से लेकर के 50 वर्ष की उम्र तक बौद्धिक एवं क्रियात्मक ज्ञान से प्राप्त अर्थात प्लेटो 35 वर्ष की शिक्षा को अधूरी मानता है, क्योंकि संसार का क्रियात्मक ज्ञान उन्हें नहीं प्राप्त होता। ऐसी स्थिति में प्लेटो ने 50 वर्ष की उम्र तक बौद्धिक एवं क्रियात्मक ज्ञान से प्राप्त व्यक्ति को ही दार्शनिक शासक के पद पर सम्मानित करने या पद पर आसीन करने का समर्थन करता है। प्लेटो की संपूर्ण शिक्षा पद्धति पर दृष्टिपात करने से यह विदित होता है कि उसने मनुष्य के निर्माण तथा राजनीतिक संगठन में शिक्षा को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। प्लेटो ने जिस शिक्षा व्यवस्था का उल्लेख किया है, उसकी कई दृष्टियों से आलोचना की जाती है।
सर्वप्रथम आलोचकों का यह मत है कि प्लेटो सत्यता एवं संस्कृति के विकास को रोकता है। माने प्लेटो ने जिस शिक्षा पद्धति का उल्लेख किया है वह सत्यता और संस्कृति के विकास में सहायक नहीं है। दूसरी आलोचना यह की जाती है कि प्लेटो की जो शिक्षा पद्धति है वह डेमोक्रेटिक नहीं है, अप्रजातांत्रिक है। यह सार्वजनिक होनी चाहिए। तीसरी आलोचना यह की जाती है कि प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था में साहित्य एवं तकनीकी शिक्षा की उपेक्षा की गई है। आलोचकों का यह भी मत है कि प्लेटो की शिक्षा में वर्ग उत्तीर्णता का विचार स्पष्ट नहीं है। यद्यपि प्लेटो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान शिक्षा पर बल देता है, किंतु आलोचकों का यह मत है कि यह जो शिक्षा व्यवस्था है वो गृहस्थ जीवन के लिए उपयोगी नहीं है। प्लेटो ने एक लंबी अवधि तक शिक्षा की व्यवस्था की है, 50 वर्ष की, 35 वर्ष की, 50 वर्ष की उम्र तक, जो व्यवहारिक नहीं है। प्लेटो की आलोचकों का यह मत है कि जो शिक्षा व्यवस्था है उस शिक्षा का जो उद्देश्य है वो दार्शनिक शासक का निर्माण करना है। प्लेटो इस बात का वर्णन नहीं करता कि शिक्षक कहाँ से आएंगे और जो शिक्षक शिक्षा प्रदान करेंगे उनकी योग्यता क्या होगी। सत्य का विचार क्या है? आलोचकों का यह मत है कि प्लेटो ने इसको भी स्पष्ट नहीं किया है। स्पष्ट है कि प्लेटो की शिक्षा पद्धति आदर्श मात्र है, जिसकी पूर्ति स्वर्ग में ही संभव है। किंतु यह भी सत्य है कि चाहे जिस आधार पर प्लेटो की शिक्षा पद्धति की आलोचना की जाए, उसको कितना भी काल्पनिक कहा जाए, कितना भी अव्यावहारिक कहा जाए, उसकी शिक्षा पद्धति के कुछ आदर्शों के आधार पर जो हमारे वर्तमान में शिक्षा व्यवस्था है या जो शिक्षा की योजना है उसमें महान परिवर्तन लाया जा सकता है।